अब हम आते हैं न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान देंगे कि यांत्रिकी के जो 3 प्राकृतिक नियम हैं, जिन्हें न्यूटन ने सबसे पहले 1686 ईस्वी में दिया था, ठीक है, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। तो न्यूटन के जो गति के नियम है, यह गति विज्ञान और खगोल विज्ञान के मूल आधार हैं। इन नियमों की जो सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यही है कि इन नियमों के आधार पर आकाशीय और जो हमारे पार्थिव पिंड होती हैं, उनकी स्थितियों के विषय में जो भी भविष्यवाणी की जाती है वह पूर्णतः ठीक बैठती है। तो न्यूटन के गति के जो नियम है, उसमें पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसको दूसरे में ऐसे कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम वह यह है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं यह बराबर ma, ठीक है। और तीसरा जो नियम है वह है क्रिया प्रतिक्रिया का। तो प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से न्यूटन ने जो गति संबंधी 3 नियम दिए हैं, इसमें जो पहला नियम हमारा है जड़त्व का, अब इसके बारे में आते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो जड़त्व है, ये जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या है? तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी विराम की अवस्था को बदल ना दिया जाए। और गति का जड़त्व क्या है? तो यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदल ना दिया जाए। इस तरह से बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। इस तरह से जो जड़त्व का नियम है, इसके द्वारा हम बल की परिभाषा कर निकाल सकते हैं कि बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे, ये जो ब्रेक लगता है बस में, तो उसका जो फर्श और व्यक्ति का जो पैर है, ये दोनों संपर्क में होते हैं। तो उसके कारण से व्यक्ति का जो निचला हिस्सा है वो तो उस फर्श के संपर्क में आने के कारण वो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वह क्या होता है, जड़त्व के कारण अभी गतिशील ही बना रहता है, जिससे वह आगे की ओर चला जाता है। इस तरह से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि घुड़सवार है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते एकाएक रुक जाता है तो जो घुड़सवार होता है वह आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है या गिर जाता है। इसी तरह से ध्यान देंगे, हम लोग इसका अगला जो उदाहरण ले लें कि अगर जो बस चल रहा है या बस विरामावस्था में और एकाएक चल दे, ठीक है, बस विरामावस्था में और एकाएक चल दे, तो उसमें होता क्या है कि व्यक्ति पीछे की ओर उसके ऊपर बल लगता है और वह पीछे की ओर झुक जाता है। सबसे सही ये रहेगा कि अगर हम बस में अगर खड़े हैं उस समय देखें, जैसे ही बस एकाएक चलती है वैसे हम देखते हैं कि हम पीछे की ओर हम गिर पड़ते हैं या तो हमारे ऊपर पीछे की ओर बल लगता है। इस तरह से ध्यान देंगे कि ये जो एकाएक चलने से क्या होता है कि हमारा जो नीचे का पैर जो हमारा है वह बस के फर्श के संपर्क में होने के कारण बस जैसे ही गतिमान होता है वो भी गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो विरामावस्था में था तो वो विरामावस्था में बने रहने का प्रयास करता है। तो नीचे का हिस्सा आगे चला गया लेकिन ऊपर का हिस्सा वहीं बना रह गया, जिसके कारण से व्यक्ति पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। इसी तरह से इसमें
जड़त्व में अगला उदाहरण हम लोग देख लें कि अगर हम लोग एक पात्र ले लें, जैसे गिलास ले लिए, उसके ऊपर कार्डबोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड के ऊपर यदि हम सिक्का रख लें और हम अपने हाथ से तेजी से क्या करें, कार्डबोर्ड पे धक्का दे दें, तो कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, लेकिन सिक्का कहाँ चला जाता है, नीचे गिलास के अंदर चला जाता है। ये भी गति के जड़त्व, विराम के जड़त्व का ही उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से अगला जो उदाहरण है वो क्या है कि अगर बंदूक की गोली शीशे पर मारी जाए तो जो शीशे की खिड़की है तो उसमें होता क्या है कि उसमें छेद हो जाता है, लेकिन अगर हम पत्थर से मारे तो शीशा पूरा हमारा क्या हो जाता है, चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान के शीशे में तेज गति पैदा हो जाती है। ठीक है, परंतु शीशे का जो शेष भाग होता है वह जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। जब तक कि वह गतिशील हो तब तक गोली क्या होती है, पार कर जाती है। इस कारण से गोली लगने पर जिस स्थान पे लगती है वही उसी स्थान पर छेद होता है। लेकिन जब हम पत्थर से फेंक मारते हैं तो क्या होता है कि पत्थर का वेग कम होता है, जिसके कारण ठीक है वो शीशे को पार करने से पहले ही शीशे का जो शेष भाग है उसको भी क्या करता है, वेग दे देता है, जिससे शीशा चटक जाता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, कंबल को हाथ से पकड़कर हम लोग डंडे से जब पीटते हैं तो जो धूल के कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से हथौड़े के हत्थों को कसने के लिए हम हथौड़े को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पटकते हैं। इसी तरह से आप देखते होंगे कि फावड़ा है तो उसमें फावड़े को भी फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइट करने के लिए उसको फावड़े को नीचे की तरफ क्या करते हैं, पटकते हैं, जिससे वो क्या होता है, टाइट हो जाता है। इसी तरह से ध्यान देंगे, जो लंबी कूदने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो कूदने से पहले तेज दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब खूब तेज दौड़कर वह अपने शरीर को गतिमान कर लेते हैं, गति उत्पन्न कर लेते हैं, और इस अवस्था में जब वो कूदते हैं तो वह गति उनको लंबा कूदने में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से आज हम लोगों ने न्यूटन के गति विषयक जो 3 नियम थे उन 3 नियमों में पहला नियम हम लोग पढ़ लिए, जड़त्व के नियम के बारे में। कल हम इसके अगले नियम के बारे में अध्ययन करेंगे।